नमस्कार, आदाब, गोड़ छुके गोड़ लगत तनी। दोस्तों, स्वागत बा राउर हमारे यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसके जितने भी पीडीएफ है उसका सारा क्रेडिट मैं टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसी के सब्सक्रिप्शन से मैं अपनी यूपीपीसीएस की जो जर्नी है, जो मैंने फॉर्म भरी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन पहले से होगा उन्हें पता होगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो कितनी अच्छी है, और जिनके पास ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है वो हमारे वीडियो के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि हर वो एग्ज़ामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी बिहार एसएससी, सीजीएल, एसआई या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे वीडियो पे बने रहें। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आज से हम लोग 40 दिन की मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 दिनों के अंदर पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को रेगुलर नोट्स के बेसिस पे, यानी कि छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये हर एक एग्ज़ामिनेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक वेल एजुकेटेड बोल सकता हूँ इंसान तो हूँ, लेकिन वेल एजुकेटेड टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के हमारे वीडियो को ज़्यादा दूर तक फैलाएं, जिससे कि मैं अपने जो तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आपको बता दूं कि मैं यूपीपीसीएस की फॉर्म भरा हूँ और उसकी तैयारी जो है मैं किताबों और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के पीडीएफ द्वारा करता हूँ, जिसमें मैं रेगुलर टेस्ट वगैरह भी लगाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो आज से आप भी हमारे साथ और हमारे छोटे भाई के साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा एक नया मोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन बात करते हैं पढ़ाई की। तो आज सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अपना भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में है। कैसे हमारा भारत का संविधान बना, क्या क्या उसका इतिहास रहा, हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में। अंग्रेज़ सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आती हैं। उसका मुख्य काम क्या होता है कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आती है तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है। लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो शुरुआत में हमारे देश में अंग्रेज़ आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और उन्होंने भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए। धीरे धीरे कैसे कैसे ये व्यापार से हमारे देश पे सत्तारूढ़ हो गए और हमारे देश पे शासन करने लगे, ये सभी चीज़ हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे हम लोग चार्टर भी कहते हैं। उस समय एलिजाबेथ ने जो चार्टर एक्ट जारी किया था उसमें यह था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार कर सकती है, यानी व्यापारिक अधिकार दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर अपना व्यापार शुरू कर सकती है। ये किसके द्वारा हुआ था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर एक्ट, जिसको घोषणा पत्र भी कहते हैं, उस घोषणा पत्र में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पे जाकर अपना व्यापार फैला सकती है। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। उसके लिए दीवानी का जो अधिकार था, दीवानी का अधिकार क्या होता है? तो दीवानी के अंतर्गत आता है राजस्व संग्रहण,
राजस्व संग्रहण और नागरिक न्याय प्राप्त करके एक विशुद्ध वाणिज्यिक इकाई से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तन किया। सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी का जो अधिकार था, उसमें उन लोग राजस्व का संग्रह करना शुरू कर दिया। फिर नागरिक न्याय प्राप्त करके एक विशुद्ध वाणिज्यिक इकाई में एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तन हो गया। यानी कल तक जो व्यापारिक कंपनी भारत पे सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, धीरे धीरे वो अपना जो दायरा है वो फैलाते चली गई और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए उन्होंने दीवानी का भी अधिकार ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट है 1857 में आपको पता होगा कि सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही मेटोनी भी कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की क्राउन हुई, जो प्रिंसेस हुई, उन्होंने 1858 ईस्वी में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण कर लिया, जिससे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यानी 1857 की क्रांति से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे ये व्यापारिक कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पे अपने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब ये सिपाही विद्रोह हुआ तो उसके बाद 1858 से क्राउन रूल चलने लगा, जिसके बाद जो कंपनी का सीधा वर्चस्व यानी कंपनी का जो भी नियंत्रण था, कंट्रोल किसके अंतर्गत ले लिया गया, तो उसका कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ले लिया गया। यानी अब से जो भी कंपनी काम करेगी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही काम करेगी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता तक भारत में ब्रिटिश शासन रहा। यानी लगभग आप देख सकते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है और लगभग 347 साल तक भारत पे वो पूरी तरह से शासन करती है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद ब्रिटिश शासन खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो हम ब्रिटिश के काल से ही लिए हैं या ब्रिटिश के संविधान से ही लिया है, वो हम एक एक चीज़ को आगे अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद संविधान की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय एक संविधान की ज़रूरत था कि उस संविधान के अनुसार ही हमारा देश कैसे काम करेगा, उसकी क्या नियमावली होना चाहिए, क्या प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए। इसको देखते हुए सबसे पहले लोगों के मन में ये चला कि क्यों ना एक संविधान बनाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सबसे पहले क्या होता है, 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यानी भारत में सबसे पहले संविधान कब लागू किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे लहजे में लिखा हुआ कि 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। यानी कि देश में संविधान की मांग होती है और सबसे पहले संविधान सभा का गठन होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान तैयार हो जाता है और लागू हो जाता है। भारत के संविधान और शासन की कई विशेषताएं ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में निहित है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश पे 300 साल तक ब्रिटिश 350 साल तक ब्रिटिश का शासन था। तो आप हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई द्वारा लिए गए हैं। ये हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हर एक कालानुक्रमिक रूप से यानी जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक क्रम वाइज सीरियल वाइज देखेंगे, जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी शासन स्टार्ट होती है 1773 से 1858 और आपको पता है 1858 का वह दिन है जब सिपाही विद्रोह हुआ था और उसके बाद यहाँ से क्राउन रूल शुरू हो गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार जो है वो उनसे छीन करके क्राउन के यानी कि ब्रिटिश की जो रानी थी उनके अंतर्गत चला गया था। नेक्स्ट 1858 से 1947 तक, जब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक देश में क्राउन रूल चलता रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करते हैं कंपनी का शासन। यानी लगभग आप देख सकते हैं 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक भारत में
कंपनी का शासन था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह से भारत पे शासन करने लगती है। ध्यान से पढ़िएगा। इसी को 1773 का विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट, अगर इंग्लिश वाले हैं तो उन्हें पता होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और चलिए अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने का पहला कदम जो था, यानी सबसे पहला कदम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करना, यानी कि उसको रेगुलेट करना, संचार करने का जो सबसे पहला स्टेप था, वो किस में लिया गया? तो 1773 का जो अधिनियम था, विनिमय अधिनियम था, उसमें सबसे पहला कदम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित किया जाए, यानी उसको रेगुलेट किया जाए। तो सबसे पहले रेगुलेट का जो पहला स्टेप था वो किस में लिया गया था? तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी शासन थी 1773 में सबसे पहला जो है वो स्टेप उठाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, उसको विनियमित करने का पहला कदम था। नेक्स्ट देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या हुआ। तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई, यानी कल तक जो कंपनी व्यापारिक रूप से थी उसे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को करने के लिए भी मान्यता दिया गया। इसमें मुख्य चीज़ क्या क्या हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का उस टाइम में गवर्नर जनरल था, उस समय में उसका पद सृजित किया गया। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो लोग भी जीके पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। यानी उस समय तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, यानी उससे पहले तक गवर्नर जनरल का पद हमारे देश में सृजित नहीं किया गया था। तो 1773 वह दिन है जब बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। अब जब बात होती है जब गवर्नर जनरल बना तो उसकी सहायता भी होनी चाहिए। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई, जो इनका मेन काम क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल काम करेंगे उनका सहायता करना। जैसे हमें पता है कि हमारे संविधान में हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी हेल्प करने के लिए कार्यकारी मंत्री परिषद होता है, या अगर आप स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री को काम करने के लिए उनकी भी परिषद होती है, जिसमें जो मुख्यमंत्री के सदस्यगण होते हैं वो मुख्यमंत्री को कार्यभार संभालने या फिर प्रशासनिक व्यापारिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से गवर्नर जनरल को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई, जो जिनका मुख्य काम क्या था कि गवर्नर जनरल को सलाह दे कि कैसे वो अपने कार्य का सही तरह से निष्पादन कर सकें। गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से वरिष्ठ बनाया गया। आपको पता है शुरुआत में ही हम लोग बात किए थे कि 3 प्रेसिडेंसी बन गई थी, बिहार, बंगाल, मद्रास और बम्बई। एक मिनट। तो उस समय क्या था कि जो गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के गवर्नर से वरिष्ठ बनाया गया है। 4 प्रेसिडेंसी थी, आपको पता होगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी लिया गया। उसके बाद ये 4 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बम्बई। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो गवर्नर जनरल का पावर था ये मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे उनसे बड़े हो गए, यानी आप बोल सकते हैं कि ये सीनियर मोस्ट गवर्नर हो चुके थे। गवर्नर जनरल का जो पद होता था तो जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर होते थे उनसे ये ऊपर होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय एक और मुख्य काम हुआ कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। इस सर्वोच्च न्यायालय में और भी क्या क्या चीज़ हुआ, तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इनको हेल्प करने के लिए 3 न्यायाधीशों की स्थापना की गई, या 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, सबसे पहले तो व्यापारिक कंपनी थी, धीरे धीरे
वो लोग क्या करने लगे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लगे और कर्मचारियों से रिश्वत लेने लगे। तो जब ये चीज़ें क्राउन को पता चली तो ये पहला कदम था जिससे कि कंपनी के मतलब आप बोल सकते हैं कि जो कंपनी का वर्चस्व बढ़ते चला गया था, कंपनी जो है वो यहाँ के पब्लिकों पे शोषण करने लगी थी और वो जो रिपोर्ट था वो आपको क्राउन को नहीं भेजा जाता था। तो इसीलिए 1773 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्ति इसलिए किया जाता है कि वो निजी व्यापार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दें। तो सबसे मेन काम यहाँ पे ये होता है कि जो कंपनी में निजी व्यापार और रिश्वत लेते थे उसको पूरी तरह से बंद करवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का विवरण रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उन्हें 3 चीज़ों का रिपोर्ट देना पड़ता था। वो 3 रिपोर्ट क्या क्या थे आप देख सकते हैं। वो 3 रिपोर्ट थे आपके, पहला था राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला। यानी ये तीनों का रिपोर्ट अब किसके पास जाएगा, तो ये ब्रिटिश सरकार को देना होता था। और ये देते कौन थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने पास जो है 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको निपटा अधिनियम भी कहते हैं। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया गया। अब ये अमेंडमेंट्स क्या क्या थे वो हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे और जो परिषद थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। यानी आधिकारिक क्षमता में गवर्नर जनरल के पास जो पहले पावर था, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उनकी जो राइट्स होती हैं उसको सीमित कर दिया गया। जैसे उनके दायरे बहुत बड़े थे, उनके दायरे को आप एक तरह से समझे कि उनके दायरे को छोटा किया गया, कम किया गया। राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। यानी जो भी राजस्व निकलेगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें आपका न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगला क्या था कि कानूनी व्यवस्था में हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून की मान्यता दी गई। ये पहला चीज़ देख सकते हैं कि इससे पहले हिंदू और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून की मान्यता नहीं थी। तो 1781 में क्या होता है, सबसे पहला जो काम होता है व्यक्तिगत कानून, खास करके हिंदू और मुसलमानों के लिए सबसे पहले जारी किया गया था 1781 में, जिसको निष्पादन अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या क्या होता है, तो जो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया, जो व्यापार और पॉलिटिक्स थी उसको दोनों तरह से अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि कंपनी व्यापारिक, राजनीतिक सब मामलों को देखते थे, इसमें जो है वो व्यापार को और राजनीति को एक दूसरे से अलग किया गया। अब बात होती है जब राजनीतिक मामलों की, तो इसकी निगरानी के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जिसे द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब जितने भी राजनीतिक मामला है, तो यहाँ पे क्या पहले क्या होता था कि जो वाणिज्यिक थी, जो राजनीतिक थी और प्रशासनिक की, ये तीनों मामला जो है वो गवर्नर जनरल देखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 1784 में जो मुख्य काम किया गया कि राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए यानी कंट्रोल के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसे द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब कंपनी का राजनीतिक मामला अलग देखेंगे, वाणिज्यिक मामला अलग देखेंगे, तो यहाँ एक तरह से दो शासन हो सकता है। नेक्स्ट है निदेशक मंडल वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करता था, जबकि नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक कार्यों का देखरेख करता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ हो जा रहा है। क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे द्वैध शासन हो रहा है। एक बना निदेशक मंडल और दूसरा आपको नियंत्रण बोर्ड बना। दोनों के कार्यों को अलग कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड का काम होता था राजनीतिक कार्यों का देखरेख करना, जबकि निदेशक मंडल का काम क्या होता था, वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करना। तो दोनों के जो दायरे हैं वो अलग कर दिए गए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं 1784 में द्वैध शासन शुरू होता है। कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता है। यानी जो कंपनी का जो क्षेत्र था उसमें बोल सकते हैं कि ये भारत के लिए ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। अब हम बात करते हैं 1793,
1793 का चार्टर अधिनियम, या इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। कंपनी के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी अब 1793 जो था 20 साल तक कंपनी अभी और भी व्यापार कर सकती थी। बम्बई और मद्रास की परिषदों पर अभी अधिभावी शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार, वीटो का अधिकार दिया गया। यानी आप बोल सकते हो कि 1793 में सबसे पहले वीटो का अधिकार कब प्रोनाउंस हुआ, तो 1793 में, जहाँ पे गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार था जिसे वीटो कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर होता है। मे भी अगर हम गलत पढ़ा तो सॉरी। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। सत्रह सौ तिरानवे से अब कंपनी पहुंच जाती है 1813 में। 20 साल तक के लिए और उनको मिल जाता है कि आप 20 साल तक और कंपनी पे व्यापार कर सकते हैं, यानी भारत पे व्यापार कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ वो चीज़ हम देखेंगे कि चाय और चीन के साथ व्यापार कर छोड़कर कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी के अब दायरे और फिक्स किए गए, क्या कि अब सिर्फ चाय और चीन पर ही कंपनी व्यापार कर सकती है, अन्य मामलों पे कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ना तो अब राजनीतिक मामले को देखेगी, ना प्रशासनिक मामले को देखेगी, और ना ही वो आप बोल सकते हैं कि किसी भी देश के निजी चीज़ों में अब उसका योगदान नहीं रह सकता है, यानी उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है कि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो घूसखोर हो गए, वो वहाँ के आम लोगों से घूस ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो स्टेप उठाया गया 1773 से रिश्वत को कम करने के लिए, तो धीरे धीरे स्टेप्स में परिवर्तन किए गए, और जैसे जैसे अधिनियम आता चला गया वैसे वैसे चीज़ों में सुधार होते चली गई, और धीरे धीरे 1858 में, जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद कंपनी पे पूर्ण रूप से वर्चस्व किसका चला गया, क्राउन रूल को। वो हम लोग आगे देखेंगे। 1793 ये 1813 में और क्या क्या हुआ, तो ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया। 1793 में हम लोग ने पढ़ा कि कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार दिया जाता है कि वह व्यापार करें। उसके बाद 1813 में उनको चाय और चीन तक ही व्यापार को सीमित कर दिया जाता है, यानी कंपनी जो है वो बाकी मामलों पे अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें मुख्य काम क्या हुआ, तो जो भी पावर था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया। ईसाई मिशनरी सबसे पहले कब प्रोनाउंस हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले ईसाई मिशनरी कब आती है, तो 1813 में आती है। साथ ही साथ यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा, जिसको वेस्टर्न एजुकेशन कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया गया, और स्थानीय सरकार को कर लगाने, यानी टैक्स वो वसूल भी कर सकते हैं, और टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगा कि 1833 का अगर हम चार्टर अधिनियम का बात करें, तो यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, आपको पता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जो पहला व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इनके बहुत सारे काम हैं जो हम लोग जब वायसराय वाले सेक्शंस को पढ़ेंगे, उसमें वायसराय के काम क्या है, क्या क्या उनके मुख्य काम है, वो सभी चीज़ को हम लोग एक तरह से एक अरेंज वे में, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। अब जो गवर्नर जनरल थी की परिषद थी के हाथों में केंद्रीकृत विधायी शक्ति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक भूमिका को समाप्त कर उसे एक प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरुआत में वो जो व्यापार की दृष्टिकोण से भारत पे आई थी, अब वो प्रशासनिक इकाई बन गई। सिविल सेवाओं के लिए सबसे पहले, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिविल सेवाओं के लिए सबसे पहले, जो लोग भी तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा
कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सिविल सेवाओं के लिए सबसे पहले खुली प्रतिस्पर्धा का प्रावधान कब किया गया था। तो आपको पता होगा कि सिविल सर्विसों के लिए सबसे पहला जो खुली प्रतिस्पर्धा का प्रावधान था वो 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था, जिससे भारतीयों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली, लेकिन विपक्ष द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। यानी अंग्रेज सरकार का भारत के नागरिकों के प्रति पहला कदम था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी ICS की एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो वो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं और वो सिविल सेवाओं में अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे विपक्ष के नेता थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अगला है हमारे पास 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या चीज़ हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या मुख्य चीज़ हुआ वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया है। यानी अब उनको एग्जीक्यूटिव पावर अलग किया गया और लेजिस्लेटिव पावर, जिसको हम विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ उनको अलग किया गया। पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब होती है। तो आपको याद होगा कि पहली बार विधान परिषद की स्थापना जो होती है वो 18 चार्टर अधिनियम में किया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं 1813 में क्या क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ। तो 1833 वो ईस्वी है जिसमें सबसे पहले सिविल सर्विसों के लिए भारतीयों के लिए मौका खोला गया, लेकिन वहाँ पे क्या था, जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने सीधा इसका अपोज किया। 1813 में क्या था कि जो चाय और चीन था उस पर व्यापार सीमित किया गया। 1853 में जो ICS की एग्ज़ाम होती थी उसमें कुछ चेंजेस किया गया। इसमें क्या चेंजेस है पढ़िए। भारतीय सिविल सेवा, जिसको ICS कहा जाता है, में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, जिसमें भारतीयों को परीक्षा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी गई। सबसे पहले ICS की एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाती है, प्रस्ताव लाया जाता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया 1853 में। उस प्रस्ताव का पूरी तरह से खंडन किया जाता है विपक्ष द्वारा, लेकिन जैसे ही 1853 आता है तो भारतीय सिविल सेवाओं के लिए, भारत के नागरिकों के लिए एक खुला मौका दिया जाता है कि आप लोग भी ICS की परीक्षा देकर अंग्रेज सरकार में ICS अधिकारी बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। पहली बार कंपनी का शासन बिना किसी निश्चित अवधि के बढ़ा दिया गया, जो अनिश्चित काल शासन का संकेत था। अब देखिए 1793 से 1813 यानी 20 साल बढ़ा, फिर 1833 से 20 साल बढ़ाया गया, 1833 से 1853। लेकिन ये 1853 के बाद जो कंपनी का शासन था उसका कोई डेट अनाउंस नहीं किया कि एक कंपनी जो है 20 साल तक काम करेगी, 30 साल तक काम करेगी। इसका कोई एक निश्चित जो है वो टाइम लिमिटेशन नहीं तय किया गया। तो कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरह से निश्चित अवधि को बढ़ा दिया, अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। जो अनिश्चित काल मतलब अनिश्चित काल तक शासन करेगा, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का सबसे पहला आरंभ कब किया जाता है। तो आप पता होगा कि 1853 में ही विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया, जिसके सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा से मनोनीत किए गए। तो विधान परिषद में अब स्थानीय प्रतिनिधि यानी स्थानीय मूल के लोग जो है वो भी अब विधान परिषद में हिस्सा ले सकते हैं। और ये मूल्यतः कहाँ के सदस्य इसमें चुन के आए थे। तो आपको पता होगा मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा से मनोनीत सदस्य थे, जो विधान परिषद में प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रतिनिधित्व तय करते थे या प्रतिनिधित्व किए। आपको पता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। इसके बाद जो ब्रिटिश की क्राउन होती है वो कंपनी के शासन को ख़त्म कर देती है और यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ तो उसको अच्छे से समझेंगे।
इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको आईसीए भी कहा जाता है, और एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और आपको पता होगा कि हमारा संविधान का ज़्यादातर अंश जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। अब आईसीए 1858, अब इसमें क्या क्या हुआ हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ऐसे इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू ग्रो, गुड गवर्नेंस एक्ट भी 1858 में आते हैं। इंडिया बिकम अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिर 1861 का अधिनियम आता है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले 1861 में जारी किया जाता है। और 1892 में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन का सिद्धांत। इनलार्ज द स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाना। साथ ही साथ 1909 में आता है मॉडले-मोइंटो रिफॉर्म, जिसको मॉडले-मोइंटो सुधार भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग जो है वो इलेक्शन होगा। द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ओपन फॉर इंडिया, और जो वायसराय का पद था वो भारतीयों के लिए खोला गया था। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहें तो इसको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें डायरार्की पद्धति लागू किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेयर सेपरेटेड, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत सारे चीज़ लिया गया है। तो ये सभी चीज़ हम लोग नीचे पढ़ते हैं एक एक करके। अब सबसे पहला अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1858, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है 1857 के ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह होता है तो उसके फलस्वरूप जो हमारी क्राउन होती है, ब्रिटिश क्राउन होती है, वो कंपनी का अधिकार भारत पे से पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, और उसके बाद क्राउन रूल हो जाता है। तो 1858 से जब तक हमारा देश, यानी 1947 तक जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है, तब तक हमारे देश में क्राउन रूल चलता है। इस क्राउन रूल के दरमियान बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो हमारे संविधान में उसके अंश देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, और जो ब्रिटिश की क्राउन थी वो सारा पावर अपने हाथ में ले लेती है। गवर्नर जनरल जो था वो भारत का वायसराय बन जाता है। तो आप देख सकते हैं 1773 में क्या होता है, बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था अब वो चेंज करके भारत का वायसराय के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी पहली बार वायसराय का पद बनाया गया कब, 1858 में। और ये वायसराय का काम क्या होता था, तो ये कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हर एक कार्यों का पूरा जो ब्यौरा था वो किसको देती थी, तो क्राउन को देना। एक तरह से आप बोल सकते हो ये क्राउन का एक तरह से प्रतिनिधित्व थे। भारत के लिए सचिव राज्य का कार्यालय बनाएगा जो भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य था। अब मान लीजिए भारत के लिए सचिव राज्य का कार्यालय बने, यानी जो भारत के सचिव होंगे वो राज्य के लिए यानी स्टेट में एक कार्यालय बनाएंगे जिसमें भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होंगे। यानी बात तो हो रही है भारतीयों की, लेकिन जो इसके सदस्य होंगे वो किसके होंगे, तो ब्रिटिश कैबिनेट के होंगे। ये सभी चीज़ जो थी हमारे भारतीय क्रांतिकारी या जो आंदोलनकारी थे उनके मन में ये चीज़ें खटकने लगी कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। जब सचिव हमारे देश के लिए बन रहा है तो हमारे अगर प्रतिनिधित्व बनेंगे तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कभी हमारे बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका मेन एजेंडा क्या था कि भारत पे शासन करना और भारत को लूटना। तो यहाँ से धीरे धीरे जो चीज़ें थे लोगों के मन में, यानी भारत के लोगों के मन में ये चलने लगा कि ब्रिटिश जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ से आंदोलन धीरे धीरे और ज़्यादा व्यापक होने लगा, और 1947 वह दिन है जब हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। अब राज्य का सचिव बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है अब सचिव बनेगा तो उसको सहायता चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था वायसराय गवर्नर जनरल बनाया गया था तो वहाँ उसको हेल्प करने के लिए मेंबर्स मिले थे। तो उसी तरह से जो भारत में सचिव का पद नियुक्त हुआ उसको हेल्प करने के लिए भी
15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 15 लोग होते थे जो हमारे भारत के सचिव का मदद करते थे। यानी भारत से जुड़े हुए मामलों पे उनका अगर निर्णय लेना हो तो उस पे उनका हेल्प होता था, यानी एक तरह से ये सहायता कर्मी थे, आप बोल सकते हैं। सबसे पहले दोहरी सरकार प्रणाली को यहाँ पे समाप्त किया गया। जो द्वैत शासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे क्या था कि वाणिज्यिक के लिए अलग था, जिसको नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तथा नियंत्रण को ताज के अधीन केंद्रीकृत कर दिया गया। यानी जो भी कंट्रोल होगा अब सीधा ब्रिटिश क्राउन, यानी कि यहाँ पे जो बीचौलिए थे उनका काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट जो लोग थे वो मतलब जो क्राउन है उसको डायरेक्ट जो है वो वायसराय साहब क्या करेंगे, डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करेंगे और जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ है या जो भी देश में समस्याएं चल रही हैं तो उसका डायरेक्ट उनको वो इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन का निपटारण जो था वो क्राउन करती थी। अगला है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 में क्या क्या किया गया और क्या क्या घटनाएं हुई उनको हम लोग पढ़ते हैं। विधान परिषदों में भारतीयों को सम्मिलित करना आरंभ किया गया। यानी ये वह दिन था, बोल सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था जब भारत के लोगों को विधान परिषदों में शामिल किया गया। इससे पहले आपने देखा कि जो सचिव का भी पद था, भारत के लिए सचिव की नियुक्ति होती थी, लेकिन सचिव किसके होते थे, तो ब्रिटिश के लोग होते थे। लेकिन यहाँ पर एक पहला भारतीयों के लिए एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि जो भी विधान परिषद होगा उसमें भारत के लोग शामिल होंगे। वायसराय द्वारा विधान परिषद में मनोनीत प्रथम 3 भारतीय, अब देखो सबसे पहला, और ये इम्पोर्टेंट इस दृष्टिकोण से है कि ये पहला अधिनियम है जिसमें भारत के लोगों को जगह मिलता है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वायसराय द्वारा विधान परिषद के रूप में 3 भारतीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। देख सकते हैं यही मीटिंग का सीन है जहाँ पे 3 भारतीय भी खड़े हैं आपको। इसमें और क्या क्या हुआ, गैर आधिकारिक भारतीय सदस्य को विधान परिषद में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। यानी जो भी भारत के सदस्य थे जो गैर आधिकारिक थे वो भी विधान परिषद में सम्मिलित हो सकते थे। यानी ये यहाँ से भारतीयों को धीरे धीरे अंग्रेज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदर लाती है। वो जनरली क्या अंग्रेज़ का एजेंडा था कि वो जानती थी कि धीरे धीरे विद्रोह हो रहा है तो कहीं ये विद्रोह व्यापक नहीं हो जाए, तो भारतीयों का भी इसमें योगदान होना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि अंग्रेज़ सरकार भारतीयों के बारे में सोचती है। तो कंपनी का तो पॉलिसी था कि वो ज़्यादा दिन तक राज करे, तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए ये पहला कदम था जहाँ पे भारत के लोगों को कंपनी अपने विधान परिषद में सम्मिलित करती है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहा जाता है, की पहल की गई। बम्बई और मद्रास को विधायी शक्ति बहाल की गई। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, विधायी शक्तियाँ जिसको कहते हैं, वहाँ पे बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ बहाल की गई और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। जब अब इससे पहले आपने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास एक प्रेसिडेंसी में थे, धीरे धीरे इसको अलग किया गया। वायसराय को अधिक कुशल शासन के लिए नियम बनाने और आपातकाल के दौरान अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनरी पावर होता है जिसको ऑर्डिनेंस पावर भी कहते हैं। अध्यादेश जारी करने के सबसे पहला अधिकार वायसराय को कब दिया गया, तो आप बोल सकते हैं 1861 का। तो 1861 में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हुई। पहली कि जो विधान परिषद थे उसमें भारतीयों का योगदान दिया गया। दूसरा, यहाँ पे वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और इसमें क्या क्या हुआ इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो लोग भी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनकी संख्याओं को बढ़ाया गया। बजट पे सबसे पहली बार जो चर्चा थी वो भी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में की गई। कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों और व्यापार संघों द्वारा सदस्यों के नामांकन की
अनुमति दी गई, यानी जिला बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो और व्यापार संघों में सदस्यों के नामांकन की अनुमति दी गई। इससे पहले नामांकन नहीं किया जाता था। तो अब जो भारत के लोग हैं वो बोर्ड्स में, विश्वविद्यालय में और व्यापार में अपना सदस्य का नाम डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिससे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या हुआ इसको हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का विस्तार किया गया, यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे जो विधान परिषद था उसको एक्सपैंड किया गया। पहले जो विधान परिषद की दायरा फिक्स थी उसे धीरे धीरे, यानी आप बोल सकते हो उसके दायराओं को बढ़ाया गया। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसको आप नोट करते चलेंगे। मैं तो कहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो साथ ही साथ लिखते चलेंगे, जिससे उनको एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा और चीज़ें भी उनको समझ में आते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिकता की अधिकार अवधारणा शुरू कर गई, जिसमें सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व स्थापित। तो यानी सबसे पहले पृथक निर्वाचन किसके लिए, मुसलमानों के लिए। कब शुरू किया गया, तो 1909, यानी मार्ले मिंटो सुधार वो पहला अधिनियम है जहाँ पे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए अवधारणा शुरू किया गया, यानी कि यहाँ पे मुसलमान व्यक्ति भी जो है वो इस परिषद का हिस्सा बन सकते हैं और निर्वाचन में अपना योगदान कर सकते हैं। भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने की अनुमति भी दी जाती है। कब, 1909 मार्ले मिंटो सुधार में। नेक्स्ट अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो द्वैध शासन को खत्म किया गया था उसे पुनः लागू किया गया। द्वैध शासन लागू किया गया, विषयों को हस्तांतरित भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित और आरक्षित ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित में विभाजित किया गया। अब जो द्वैध शासन को हम लोगों ने ख़त्म किया था वो फिर से 1919 में चालू हो जाती है। इसमें क्या क्या होता है, तो जो बंगाल और मद्रास जैसे प्रांत होते हैं उसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विसदनीय या फिर द्वैध शासन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और बंगाल और मद्रास जैसे प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार किया गया और यहाँ पे द्विसदनीय, जिसको विधानसभा और विधान परिषद भी कहते हैं, तो इसका भी व्यवस्था सबसे पहले जो लागू किया जाता है वो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही ये शुरू होता है। तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुआ, सिखों, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहाँ इसमें क्या हुआ कि जो सिख संप्रदाय के लोग थे, जो भारतीय ईसाई थे और जो एंग्लो इंडियन थे, वो भी अब सांप्रदायिक रूप से अपना योगदान प्रतिनिधित्व के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, और आपको पता होगा कि ये अधिनियम हर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या काम किया गया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। राज्यपालों को प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था, यानी जो भी राज्यपाल होंगे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री होंगे, उसके सलाह पर ही काम कर सकते हैं। जैसे इससे पहले आप लोग देखे थे कि गवर्नर जनरल जो था वो वास्ट पावर में होता था, वो जो मन में आए कर सकता था, लेकिन अब जो है उसकी पावर जो है वो निहित कर दी गई, यानी अब जो मंत्री सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब हमारे राज्य की बात करें, अगर हम बिहार राज्य की बात करें, तो यहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं वो एक प्रेसिडेंट का प्रतिनिधित्व होते हैं, लेकिन वो उनको जो भी काम करना है वो मुख्यमंत्री द्वारा जो उनके मंत्री परिषद होते हैं वो उनको जो सलाह देते हैं उनको वही करना होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ कब किया जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कई प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई।
अब देख सकते हैं द्विसदनीय विधायिका सबसे पहले शुरुआत कब होता है, तो द्विसदनीय विधायिका सबसे पहले शुरुआत होता है 1935 में। इसमें और क्या क्या चीज़ हुआ, तो जो अनुसूचित जाति थे, महिलाओं थे और श्रमिक थे, उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इससे पहले आप लोगों देख सकते हैं कि 1919 में मुसलमानों के लिए, अब यहाँ पे अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। मिनट, सॉरी 1919 नहीं था, वो 1909 था, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। करेक्ट अपने आप को कर लीजिएगा, हम अपने आप को करेक्ट कर लिए हैं। संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक तथा संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग अपने स्टेट में ना कहते हैं पीसीएस की एग्ज़ाम की स्थापना का प्रावधान किया गया। इससे पहले पीसीएस की एग्ज़ाम नहीं होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 महत्वपूर्ण काम किया गया। सबसे पहला काम संघीय न्यायालय बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, और संघ और प्रांत दोनों स्तर पे यानी यूपीएससी और पीसीएस दोनों स्तर पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत जो लोग स्टेट में अधिकारी के रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं वो स्टेट पीसीएस देकर, और जो देश में यानी संघ में अपना योगदान देना चाहते हैं वो संघ पीसीएस यानी यूपीएससी के द्वारा अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और वो देश में आईसीएस अधिकारी के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। अब अब सबसे बड़ा चीज़ आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का जो अंत पूरी तरह से ख़त्म हो गया, हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनते हैं। अब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ होगा। सबसे पहले वायसराय का जो पद था उसे ख़त्म किया गया। वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तथा संबंधित डोमिनियन मंत्रिमंडलों द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब फिर से गवर्नर जनरल की जो पद थी उसकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या हुआ कि संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। यानी पहली बार 1947 के अधिनियम में ही हमें संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। रियासतों को भारत पाकिस्तान में सम्मिलित होने का स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया, जिसके ही फलस्वरूप आज हमारे हिस्से में जो हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ करते थे और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उससे पहले सभी अपने आप को स्वतंत्र, जिसको प्रोविंशियल भी कहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से थे। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इसमें रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि आप किसी भी देश में किसी भी राज्य में जा सकते हैं, चाहे वो अपने मन से आप भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारे वीडियो में आपको कोई कमी दिखा तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ये हमारा पहला प्रयास है और अगर आपको इस तरह का और वीडियोज़ आए तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।